विज्ञान प्रयोगशाला, बैंगलोर। जहां दो वैज्ञानिकों ने समय यात्रा के प्रयोग में सालों से संघर्ष करते आ रहे थे, पर आज उनका ये संघर्ष खत्म होने वाला था। ये है हिमांशु सुब्रमणियन, जो कि इस प्रयोग के जन्मदाता है, और उनके साथी रवि बंसल। हिमांशु सुब्रमणियन समय यात्रा की घड़ी पर प्रयोग कर रहे होते हैं। तभी रवि किसी काम से प्रयोगशाला से बाहर चला जाता है और उसी पल हिमांशु देखता है कि उस घड़ी से एक नीली रोशनी बाहर आ रही है। वो समझ जाता है कि उसने कर दिखाया। तभी रवि प्रयोगशाला में आता है और वो उसको खुशी से बताता है कि रवि, हम कामयाब हुए, हमने कर दिखाया। और ये बोल के वो अपनी पत्नी सावित्री को फोन मिलाता है। सावित्री, मैंने कर दिखाया, अब समय मेरे हाथ में है। मैं घर आ रहा हूं सावित्री, बाकी सब घर आकर बताता हूं। और वो वहां से उस घड़ी को लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ गाड़ियां उसके सामने से और पीछे से आ जाती हैं, और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और बोलता है, कौन है वहां? गाड़ियों से कुछ बंदूक लिए लोग बाहर आते हैं और उससे कहते हैं, वो चीज हमें दे दो और चले जाओ यहां से, वरना जान गंवा दोगे। मैंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया, इसके लिए जान बहुत छोटी कीमत है। इतना कहते ही वो लोग अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं और हिमांशु जमीन पर लहूलुहान गिर जाता है, और वो लोग उस घड़ी को लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वारदात की जगह पहुंचती है और हिमांशु की बॉडी बरामद करती है, पर उनको वहां कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस वाले हिमांशु की बॉडी उसके घर पहुंचा देते हैं। और आश्वासन देते हैं कि हम लोग जल्द ही कातिल का पता लगा लेंगे। हिमांशु की पत्नी और उसका बेटा आदित्य इस सदमे से टूट जाते हैं। एक दिन हिमांशु का साथी रवि आता है और हिमांशु के बेटे और पत्नी से मिलता है, पर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी रहती है। वो घर में चारों तरफ देखता है और कुछ देर बाद चला जाता है। देखते देखते 20 साल बीत जाते हैं। अब आदित्य बड़ा हो चुका था, पर रवि इन 20 सालों में कई बार घर आया था। आदित्य एक जिज्ञासु लड़का है और वो बचपन से अपनी मां से पूछता आया है कि पापा को क्या हुआ था, और हर बार उसकी मां उसे चुप करा देती और कोई जवाब नहीं देती। उस घर में एक कमरा था जो कि 20 साल से बंद था। आदित्य कभी उस कमरे में नहीं जा पाया, पर एक दिन उसकी मां घर पर नहीं होती और वो फैसला लेता है कि आज वो उस कमरे में जाकर रहेगा। वो कमरे का ताला तोड़ता है और देखता है वहां एक पुरानी लाइब्रेरी होती है जहां कई सारी किताबें रखी थी। वो लाइब्रेरी उसके पिता हिमांशु की थी। वही उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है जिस पर लिखा था समय का राज। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। उस डायरी में उसके पिता की सारी खोज के बारे में लिखा था। उनके साथी रवि और उन्होंने मिलकर समय यात्रा पर जितने प्रयोग किए थे सभी के बारे में वो पढ़ता है, और साथ में उस समय यंत्र का पूरा फॉर्मूला भी लिखा होता है। ये सब पढ़कर वो बहुत उदास हो जाता है और उसे अब सब कुछ समझ आने लगा था। पापा का अविश्वास सफल होना,
पापा की रहस्यमयी मृत्यु होना, उनके साथ ही रवि का बार बार घर पर आना, ये सब कुछ एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। वो सच पता करने के लिए उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाता है और उस कमरे को बंद कर देता है और रवि के घर आने का इंतजार करता है। हमेशा की तरह एक दिन रवि फिर से घर आता है और आदित्य अपनी मां के साथ जानबूझकर घर से बाहर चला जाता है, रवि को बोल के कि अभी आते हैं घर, देखिएगा। रवि को 20 सालों से इसी दिन का इंतजार था। उन लोगों के जाते ही वो उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उस डायरी को ढूंढता है। अचानक उसी टाइम वहां रवि आ जाता है। रवि अंकल, आप इस डायरी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? और उसे वहां देख के रवि घबराता बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे जवाब देता है, हाँ बेटा, इसे ही ढूंढ रहा हूं। ये सुन आदित्य गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ये बोलता हुआ कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है, बताओ उनका आविष्कार कहाँ है और क्यों मारा तुमने मेरे पिता को? उतने में वहां उसकी मां आ जाती है और कहती है, आदित्य रुक जाओ, उन्होंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। ये सुन आदित्य हैरान हो जाता है और कहता है, माँ, क्या तुमको सब पता था और मुझसे ये सब क्यों छुपाया? ताकि मैं तुझे न खो दूं। तभी रवि बोलता है, पर आज तुमको सब बताने का टाइम आ गया है। तुम्हारे पिता वो घड़ी लेकर निकल रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर की लाइब्रेरी में इसका फॉर्मूला एक डायरी में लिखा हुआ है। ये बोल के वो निकल गए थे। उस दिन जैसे उनको पता था कि क्या हो सकता है, मैं कुछ टाइम बाद उनके पीछे गया था। पर जब तक मैं वहां पहुंचा, वो लोग तुम्हारे पिता को मार के जा चुके थे। मैं हार गया, मैं उनको नहीं बचा पाया। पर उनकी कही बात मुझे याद थी और मैं उसी टाइम भाभी के पास आया था जब तुम छोटे थे और मैंने उनको उस डायरी के बारे में बताया। पर उन्होंने कभी मुझे वो डायरी नहीं दी ताकि जो कुछ हुआ वो फिर से न दोहराए। पर मुझे जानना था कि मेरे दोस्त को किसने और क्यों मारा, और ये जानने के लिए मुझे उसी टाइम में वापस जाना होगा जो सिर्फ उसी आविष्कार से संभव हो सकता है जिसका राज इस डायरी में लिखा है। आदित्य आंखों में आंसू लिए बोलता है, मां, मुझे अपने पिता के कातिल को ढूंढने का मौका दो, मुझे मत रोको। उसकी जिज्ञासा देख उसकी मां राजी हो जाती है और रवि और आदित्य एक बार फिर से लैब ओपन करते हैं और उसी आविष्कार को एक बार फिर से बनाने में लग जाते हैं। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो घड़ी एक बार फिर से बनती है। तभी दोनों को महसूस होता है कि कुछ गाड़ियां बाहर रुकी हैं। इससे पहले कि कुछ होता, रवि और आदित्य समय में 20 साल पीछे जाने के लिए घड़ी में टाइम सेट करते हैं। और एक तेज रोशनी के साथ उनकी आंख खुलती है, एक अनजान जगह पर। वो दोनों चारों तरफ देखते हैं। तभी उनको गोलियों की आवाजें सुनाई देती जो वहीं कहीं पास से आ रही थी। दोनों लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो लोग हिमांशु को मारकर अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे। और बिना देर किए आदित्य अपने पिता की गाड़ी से उनका पीछा करता था।
और थोड़ा आगे चल के वो सब गाड़ियां एक अदृश्य दीवार में चली जाती है और वो दीवार गायब हो जाती है। तभी पीछे कुछ आहट होती है और अजीब दिखने वाला आदमी उनके सामने आता है और कहता है, कर दी ना फिर से गलती? तुम लोग समय से छेद छाड़ करके यहां तक आ गए। ये घड़ी तोड़ दो और मैं तुमको वापस तुम्हारे समय में भेज दूंगा। ये सुन आदित्य बोलता है, कभी नहीं, ये मेरे पिता का आविष्कार है। वो आदमी हंसता है और कहता है, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह जिद्दी थे। उनको भी मैंने आगे बढ़ने से पहले चेतावनी दी थी, इस घड़ी को तोड़ दो, समय से छेड़छाड़ महंगा पड़ेगा। और उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे उनको मारना पड़ा। मैं समय पहरी हूं। ब्रह्मांड के हर जीवित ग्रह पर एक समय पहरी होता है जो समय की रक्षा करता है, पर तुम जैसे लोग समय से खिलवाड़ करके समय रेखा को बिगड़ देते हो। उसकी बातें सुन के आदित्य को अब सब समझ आने लगा था। आदित्य धीरे धीरे अपने पैर पीछे करता है और उस घड़ी को एक्टिवेट करके धोखे से रवि को लेकर वहां से चला जाता है और वापस अपने समय में आ जाता है। आदित्य रवि से कहता है, हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे और हम दोनों को मार देंगे, पर उससे पहले मुझे अपने पिता को बचाना है। हमें उनके आविष्कार के टाइम पर पहुंचना होना, उसी लैब में, जल्द से जल्द। और तुरंत वो घड़ी में उसी समय को सेट करता है। और तेज नीली रोशनी के साथ दोनों लोग उस लैब में पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं रवि और हिमांशु खुश थे कि उन्होंने समय यंत्र बना लिया था। तभी आदित्य और बूढ़ा रवि उनके सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हिमांशु कहता है, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? पापा, मैं हूं आदित्य, आपका बेटा, और ये रवि, आपके दोस्त। हम लोग भविष्य से आए हैं। पापा, इस घड़ी को अभी तोड़ना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। यहां पर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इतने में बाहर कई गाड़ियां रुकती हैं और अंधाधुंध फायरिंग होती है। आदित्य जल्दी से उस घड़ी को उठा लेता है। तभी सामने कुछ लोग गन लेकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग गली चलाने ही वाले थे कि आदित्य उस घड़ी को तोड़ देता है और समय थम जाता है। एक बंदूकधारी और भविष्य से आए आदित्य और रवि सब एक तेज रोशनी में गायब हो जाते हैं और हिमांशु और रवि वहां से निकलकर घर पहुंचते हैं और वहां हिमांशु की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पहुंचते हैं, वो पूछती है, आ गए आप लोग? कहाँ है आपका आविष्कार? ये सुन के वो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, कोई आविष्कार नहीं है, और अपने बेटे आदित्य के पास जाता है और कहता है, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। और वो अपने घर के बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि वही आदमी उसके सामने आता है और कहता है, सब कुछ थम गया, पर समय यात्रा करने से बहुत कुछ बदल गया है, जिसे मुझे और तुम्हें मिलकर ठीक करना होगा। और इतना कह के वहां से चला जाता है। हिमांशु सब कुछ भूलने की कोशिश करते हुए एक साधारण जीवन जीता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति अपने आप में एक सिद्धांत है। उससे छेड़छाड़ यानी अपने अस्तित्व से छेड़छाड़ करना है। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। नमस्कार। हमारी अगली पेशकश, जंगल का शैतान।